सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में बात करेंगे मिडल ईस्ट की, जो एक बार फिर ख़तरनाक मोड़ पर खड़ा है। ईरान ने इजराइल की जानिब से मुमकिना नए हमले का खदशे का इजहार कर दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि ईरान जंग नहीं चाहता, मगर मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। उधर अमरीकी मीडिया ने इंकशाफ किया है कि नेतन्याहू 29 सितंबर को मुतवक्के मुलाकात में ईरान पर हमले का मामला सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखेंगे। इजरायली आर्मी चीफ की जारहाना धमकियां भी सूरत हाल को मज़ीद कशीदा बना रही हैं कि उनकी फ़ौज किसी भी वक्त दुश्मन पर हमला कर सकती है। जबकि मगरबी किनारे में इजरायली काबीना की तरफ से नई यहूदी बस्तियों की मंजूरी भी जलती पर तेल का काम कर रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या इजराइल फिर खित्ते को नई जंग में धकेलना चाहता है और क्या अमेरिका इस बार फिर इजराइल का साथ देगा? क्या सिचुएशन बनेगी? इसी के लिए सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब, उनके साथ साथ सीनियर एनालिस्ट हामिद खान अल-मशरकी साहब, दोनों ने हमें ज्वाइन किया। दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। हामिद साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ, किस हद तक आप देख रहे हैं कि जो ईरान और इजराइल एक बार फिर एस्केलेशन बढ़ सकती है या क्या मामला बन सकते हैं? डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं, क्या सिचुएशन? क्योंकि बयानात फिर इस तरीके के आ रहे हैं कि लग रहा है कि एक बार फिर ख़तरनाक सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है। जी आमना, बिल्कुल सूरत हाल बड़ी खतरनाक हो सकती है और होती हुई दिखाई दे रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब ईरान और इसराइल का जो अभी इस साल में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके अंदर बड़ी वाज़े तौर पर इसराइल को हजीमत उठाना पड़ी और जिस अंदाज में ईरान ने उसका डटकर मुकाबला किया, तल अवीव में मिसाइल दागे और पूरा जो दुनिया है वो हैरान हो गई। उसके नतीजे में एक तरह की जो हजीमत, शर्मिंदगी और जिल्लत जो उठानी पड़ी नेतन्याहू को, उसने उस वक्त भी इशारा दिया कि जी वो हर हालत में शायद दोबारा ईरान पर हमला करेगा और वो जो सदर ट्रंप की जो वो अमन की कोशिशें हैं या कोशिशें थी उस वक्त तो कामयाब हो गई। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर जिस तरह से स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात की जा रही गजा के अंदर, उसका कोई क्लियर प्लान नहीं है और गजा के ऊपर मुसलसल नेतन्याहू की जो बमबारी और दरिंदगी है वो जारी है। दूसरी जानिब आपने देखा है कि दाइश के जो अड्डे हैं या शाम के अंदर जिस अंदाज में अमरीकी और इसराइली बमबारी फिर से शुरू होगी। सो इस खित्ते के अंदर अब सूरत हाल अगले साल के आगाज में बड़ी खतरनाक होती नजर आ रही है और उसके अंदर बिलाशुबा जो ईरान ने जिस बात का खदशा जाहिर किया है, उसके अंदर बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि चूंकि ईरान की कोई भी एटमी तंसीबात तबाह नहीं हुई, ईरान की जो एटमी कैपेबिलिटी थी वो वहीं पर है या वो और मजीद बेहतरी की तरफ जा रही है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर इसराइल ये समझता है कि वो कोई ऐसी जंग करेगा जिसके तहत वो एक बार फिर ईरान को शायद कोई एटमी तंसीबात को नुकसान पहुंचाए या तबाह करने की कोशिश करे, तो ये बईद अज़ इम्कान तो नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पर दुनिया को इंटरवीन कर लेना चाहिए, बजाय ये कि गजा में अमन की बात की जाए, बजाय ये कि गजा में तामीर नौ की बात की जाए। इसराइल मुसलसल अपने वहशियाना प्लान्स को आगे बढ़ाता ये जो न्यू वेस्ट बैंक सेटलमेंट्स है उसके हवाले से इजरायली काबीना की मंजूरी, अप्रूवल आना, ये क्या क्या हालात बना सकती है, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन मैं एहतशाम साहब से पहले इस पर टेक ले लूँ। एहतशाम साहब, अमेरिका का रोल इस बार आप क्या देख रहे हैं और ईरान की सिचुएशन क्या है? क्या पहले से ईरान की सिचुएशन वीक हुई है? क्योंकि अमेरिका ये दावा करता रहा है कि जो उनकी न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको हिट किया और अब उनके पास यूरेनियम की जो डेवलपमेंट थी वो इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं रहा। लेकिन ईरान बारहा हम देखते रहे तरदीद करता रहा इन खबरों की। सो सारी सूरत हाल को देखते हुए ईरान के पास क्या ऑप्शंस होंगे, उसकी अपनी पोजीशन क्या होगी सारी सूरत हाल अगर ये अटैक करता है इजराइल? और क्या ये इजराइल की जानिब से सिर्फ बयानात हैं या आप समझते हैं कि वाकई कुछ इस किस्म का हम देख रहे हैं सूरत हाल बनती हुई? देखिए, हमने सारे मामले के तीन बड़े फैक्टर्स हैं। पहले तो नेतन्याहू का जिक्र कर लेते हैं। इसराइली प्राइम मिनिस्टर का आप देख लें, वो हाईली अनपॉपुलर है अपने मुल्क में भी और यूरोप में भी और किसी हद तक अमेरिका में भी। और उसका मसला ये है नेतन्याहू का कि वहाँ पे जो आपने देखा फार राइट जो लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, उनका तो मतलब ही ये है, उनका प्लान ही यही कि वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज़ रहें, सख्त गिरी रहे और जो है ना वो नेतन्याहू जो है ना वो अरबों के ख़िलाफ़ लड़ता रहे। तो ये तो वो चाहते हैं कि जी ये सिलसिला रहे। लेकिन दूसरी तरफ दबाव उस पर यह है नेतन्याहू के ऊपर कि अगर वो हालात थोड़े से ठीक होते हैं,
नए इलेक्शन हो जाते हैं तो उसकी छुट्टी हो जाएगी, प्लस उसके गिरफ्तारी के बड़े चांसेस हैं, उसके खिलाफ, उसकी बेगम के खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं। अब अगली बात यह कि प्रोवोकेशन क्या थी सब कुछ करने की। देखिए, अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट जो सामने, जिसमें कह रहा है जी इसराइल के वो तो बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। आमना सफारती ज़राए मेरे ये बता रहे हैं कि उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं और उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे पाकिस्तान को भी कन्वे किया, कुछ और ममालिक को भी, ईरान ने, कि हम लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना इस्तेमाल करेंगे। वो तो कह रहे हैं नहीं, मीडिया के बना रहा है, इनके पास बने हुए हैं। और आमना इतला है कि इस दफ़ा सूरत हाल जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं बहुत बिगड़ेगी और ये जो आयरन डोम जो एक दिफाई निज़ाम है इजराइल का कि जिसको कोई नहीं तोड़ सकता, कहा जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल उसको भी तोड़ देंगे और सूरत हाल बहुत खौफनाक हो जाएगी। अब तीसरी बात इसमें यह जो आप जिक्र कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप का, देखिए हमना प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना इस वक्त दो इश्यूज़ में फंस के रह गए। एक तो जो मसला उनके लिए अभी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा कि ये अब लड़ाई बंद हो गई है, हमास वाला मामला, लेकिन इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, डिसआर्म हमास को किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ये कि अपनी जगह इशू चल रहा है। दूसरा ये है कि बड़ा बुरे तरीके से अंदरूनी तौर पे तो ट्रंप फंसे हुए हैं जो भी है, लेकिन दो बड़े महाज उनके लिए, एक तो यूक्रेन की वॉर में फंसे हुए हैं जो उस चीज़ की मुश्किलात का सामना आप पूरे यूरोप को भी, अमेरिका को भी किसी हद तक करना पड़ रहा है कि वो जंग बंद नहीं हो रही। और उससे बड़ा मसला बन गया है कि ये जो वेनेजुएला के साथ जो लड़ाई झगड़ा, देखिए ये उनके बैकयार्ड में वो कह रहे हैं कि जी 3-4 मुल्क जो है ना वो दोबारा से वही 1960 वाली दहाई में जाना चाहते हैं जो क्यूबा के क्राइसिस हुआ था मिसाइल का। और आपने देखा कैनेडी के ज़माने में रशिया ने ये फिर उसको कहा गया था कि अगर मिसाइल नहीं हटाया आपने तो हम बॉम्ब करेंगे, तो उन्होंने हटा दिए थे। उनको लग रहा है कि उनके बैकयार्ड में एक दफ़ा फिर वही तब्दीली आ रही है, क्योंकि ये लेफ्ट विंग पार्टी है जिसके सरबराह है अपना जो वेनेजुएला की बड़ी पॉपुलर हुकूमत है, वो अमेरिका की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तो अमेरिका ने तो पूरा, आप देख लें जिस तरीके से आर्मा सारा उसका आर्म्स एमुनेशन वहाँ पे जा रहा है और जिसको कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर और मिसाइल बैटरीज सारी जिस तरह उन्होंने पहुँचाई हैं, तो उनका तो फोकस उस तरफ है कि दोबारा से ये जो है साउथ अमेरिका जो है ना किसी तरीके से रशिया और चाइना के हाथों में ना जाए। अब क्योंकि वेनेजुएला के ताल्लुकात चाइना और रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं, वो चीन को तेल भी दे रहा है, रशिया से असला भी ख़रीद रहा है, तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए जो है ना बहुत ही जिसको कहते हैं इंतहाई गुस्से का सबब बन रहे हैं। तो वो उस तरफ चढ़ाई की उन्होंने, मामलात वहाँ पर रहे। तो दूसरी तरफ यूक्रेन की जंग नहीं बंद हो रही। तीसरा, इंटरनली आपने देखने उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे आया हुआ, उसको संभालने में लगे हैं। नतीजतन ये कहा जा रहा है कि इस दफ़ा शायद वो जो आशीर्वाद हासिल करना चाहता है नेतन्याहू लड़ाई के चक्कर में या अमेरिका की मदद चाहता है, तो वो कहा जा रहा है कि शायद इस दफ़ा वो पॉसिबल नहीं होगी। और वैसे भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने हालात बेहतर किए हैं। देखें कतर के हमले के बाद तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सफ़ा हो रहा था, उनके जो इन्फ्लुएंस ख़त्म हो रहा था, उन्होंने दोबारा से मामलात को बेहतर करने की कोशिश की। तो नतीजतन इस स्टेज पे जबकि सबको पता है कि अरब मालिक अगरचे उन पर बहुत अंदर किस्म होता है कि उन्होंने इस जंग में जिस तरह हिस्सा लेना चाहिए था हमास के हक़ में वो नहीं किया, इजराइल के ख़िलाफ़ वो नहीं किया, तो वो उस तरफ नहीं जा रहे। तो मुझे लगता है कि तीसरा फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आमना नहीं लगता कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना इस तरह उनकी बात सुनेंगे और उसकी अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवर नेतन्याहू की यही है कि लड़ाई होती रहे और ऐसे काम किया जाए। नई बस्तियां बात करने की बात हो रही है, इलीगल, अनलॉफुल, तो उसको कौन रोकेगा? तो ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन ख़तरा ये है कि एक दफ़ा फिर मिडिल ईस्ट में कुछ जंग के आसार बन जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक। और हामिद साहब, ये जो ग्रेटर इजराइल का जो प्लान है, आपको लग रहा है कि ये जो अभी अप्रूवल आई है काबीना से न्यू वेस्ट बैंक सेटलमेंट के हवाले से, ये उसी प्लान का हिस्सा है? और अब इस प्लान के बाद ये इजराइल इतने सारे महाज, ज़ाहिर है हिज़्बुल्लाह है, सीरिया है, उसके अलावा हम देखते हैं लेबनान है, वहाँ पर गज़ा है, ये सारे महाज एक साथ खोल सकते हैं। और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट हम जो ईरान के हवाले से भी खबरें देख रहे हैं, तो इजराइल खुद अफोर्ड कर सकता है अमेरिका की बैक या सपोर्ट के बगैर? और अमेरिका की सपोर्ट न्यू वेस्ट बैंक सेटलमेंट के हवाले से किस हद तक आपको दिखाई दे रही है? अच्छा, ये एक बात तो बड़ी क्लियर है कि अमेरिका जो मर्जी प्रेसिडेंट बयानात दे, सबसे बुनियादी बात यह है कि अमेरिकी डीप स्टेट जो अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट है और अमेरिका के अंदर जिस अंदाज की ज्यूइश लॉबी स्ट्रांग है, हम ये कभी भी नहीं इसको कह सकते कि अमेरिका की हमायत कभी भी इसराइल के लिए ख़त्म होगी या कम होगी। वेस्ट बैंक की न्यू सेटलमेंट्स के हवाले से अमेरिका की इनको भरपूर पुष्टपनाही हासिल है और यही वो बात है जिसके ऊपर हम या दुनिया के दूसरे मुसलमान ममालिक अमेरिका के ड्यूअल
स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। दूसरी जानिब अभी जो बात कर रहे थे एहतिशाम साहब, मैं पूरा एग्री करता हूँ कि जो जिस तरह से नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी खत्म हुई है और उनके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं, उनके जेल में जाने के चांसेस हैं, उस सारी सूरत हाल के अंदर मैं बार बार ये कहता आता हूँ कि मोदी और नेतन्याहू की जो जातियात की सियासत और जुनूनियत है वो इस खित्ते को आग की तरफ धकेल देती है। और फिर उसके बाद ग्रेटर इसराइल का कार्ड जिस अंदाज में नेतन्याहू खेल रहे हैं ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि ग्रेटर इसराइल की बात करके वो पूरी उम्मत मुस्लिमा को चैलेंज करते हैं। वो खित्ते के जितने भी हमसाया ममालिक हैं, चाहे वो मिस्र हो, सीरिया हो, जॉर्डन हो, लबनान हो, इन सारों की, और सऊदी अरब हो, इन सब की जो सॉवरेनिटी है उसको वो चैलेंज करते हैं। सो इस हवाले से सूरत हाल तो बहुत खतरनाक होती नजर आ रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी भी हालत में एक हद से अगर जंग बढ़ती है और दुनिया के अंदर जिस तरह इसका जंगों का एक खतरनाक तरीन सूरत हाल है, आप यूरोप ले लें, यूक्रेन रशिया वॉर ले लें, वेनेजुएला ले लें, तो ये सूरत हाल 100% है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर एक टेस्ट होगा एक बार फिर मुसलमान ममालिक का, खित्ते के ममालिक का, कि वो दोबारा इकट्ठे रहें और अपना कोई भी इख्तलाफात जो हैं वो जंग की सूरत में, किसी भी सूरत में इसराइल के खिलाफ इकट्ठ से लड़ने की बात की जाए या मौक़िफ़ एक अपनाया जाए, वो बड़ा जरूरी है। और इसी को वो यहूदी लॉबी तोड़ने की कोशिश कर रही है। राइट, बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब आपके टाइम का। आगे बढ़ते हैं, एहतिशाम साहब साथ ही रहेंगे। मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं। एक बार फिर हम देख रहे हैं कि डेड लॉक की सूरत हाल दिखाई दे रही है। PTI और गवर्नमेंट के दरमियान मुज़ाकरात की बात चली मगर इख्तलाफात दीवार बन गए हैं। अब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने हम ख्याल जमातों को मिलाने और जामे मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़ दी है। उनका कहना है कि हाथ मिलाओ ताकि रास्ता बने, मगर दूसरी तरफ बानी PTI ने मुज़ाकरात की तजवीज़ मुस्तरद करते हुए जो तोशाखाना 2 है, जब उनकी सज़ा सुनाएगी तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि उनकी लीगल टीम के ज़रिए एक प्रोटेस्ट कॉल दी गई है और हुकूमत का ये मौक़िफ़ है सारे सूरत हाल में कि माफ़ी के बगैर अब कोई बातचीत आगे नहीं होगी। सो अब किस तरीके से मुज़ाकरात के लिए कोई रास्ता निकलेगा, ये जो एहतजाज की कॉल है ये किस तरीके से कामयाब हो सकती है या हम देखेंगे कि इसका जो नताइज है वो सही नहीं निकलेंगे, क्या मामलात बनते हैं। एहतिशाम साहब से खबर और तज्जिया दोनों लेते हैं। एक तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से CM KP हैं सुहेल आफरीदी साहब, उनको तो उन्होंने कह दिया कि आप लोगों को वहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको बाहर निकालें, स्ट्रीट पावर तो दिखाना शुरू करें। और अब हम देख रहे हैं उस सिलसिले में रैलीज़ निकाली जा रही हैं। कल भी एक रैली थी। अब ये जो सारी सूरत हाल बन रही है, जो प्रोटेस्ट की कॉल है, बेसिकली जो नेशन वाइड प्रोटेस्ट कॉल दी जाएगी, उसके लिए कोई डेट मुख्तस हुई है PTI की जानिब से? और ये क्या 26 नवंबर वाली सूरत हाल दोबारा बनेगी? और साथ ही साथ ये कहेगा कि गवर्नमेंट की जानिब से इस वक्त क्या रास्ता या हिकमत अमली अपनाई जा रही है कि इस सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके उसके लिए? देखिए, हम ना गवर्नमेंट की तरफ देखा जाए तो पीपल्स पार्टी PMLN तो वो मेरे ख्याल के वो को कंसीड करने के चक्कर में है कि किसी तरह की कोई आप यूँ समझें कि PTI के लिए कोई नरम गोशा या PTI को कोई रिलीफ मिल सके, वो बात करने की हद तक तो बात होती है, लेकिन एज सच नहीं लगता, क्योंकि सबको पता है कि मामला इस्टेब्लिशमेंट का और PTI का है। और फिर आपने देखा 2 दिन पहले तोशाखाना 2 में जो जब कैद सुनाई गई थी बानी PTI को वहाँ पे और उनकी बेगम बुशरा बेगम को भी, तो वहाँ जो इतलात हैं कि जितनी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है इमरान खान ने, उसके बाद तो कहा जा रहा है कि जी कोई लगता ही नहीं है कि बातचीत का दरवाज़ा खुलेगा। वो कई हवालों से तो ये कहा जा रहा है कि अचज़ई साहब ने भी हाथ उठाए हैं और वो कह रहे हैं कि जी मैं भी एक हद तक कुछ कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे ज़रूरत है बाकी लोगों की। नवाज़ साहब से मिलने की ख्वाहिश कर रहे हैं, वहाँ से सुना है कि बात नहीं बन रही। मौलाना फजल से भी बात नहीं बन पाई, सवाए जमात इस्लामी के। उन्होंने कहा मिल के बैठ के फ़ैसले करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए, हम ना 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आई कि कल की जो इनकी मीटिंग के बाद आपने देखा बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है PTI के, उनको जो उनकी सजेशन थी कि एक सियासी जमातों से मुलाकातों के लिए कमेटी बनाई जाए, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। और मेरी खबर आमना ये है कि इस पर ना सिर्फ वो बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, नाराज़ भी हैं। उनका ये ख्याल है, वो कहते हैं कि एक दफ़ा फिर जो है ना ट्रेन को मिस कर दिया गया, एक दफ़ा बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया गया। वो कहते हैं मैं इतना तो तंग आया हूँ, मुझे लगता है कि मुझे एक चंद दिनों में मुझे चले जाना चाहिए, सऊदी अरब उम्रे के लिए चला जाना चाहिए, कि मेरी कोई बात नहीं सुनना, बात मानी नहीं जा रही। अभी अंदरूनी इख्तलाफात की कहानी इतनी ज़्यादा आमना। अब देखें, अब जो सलमान अकरम राजा है, अब वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं और बहुत ज़्यादा इख्तियारात उनको दिए भी हैं और पार्टी के अंदर उनके बहुत तनकीद हो रही है। एक तो कहा जा रहा है कि जी 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, आपने सियासी कमेटी जो बनाई थी 43 मेंबर की बजाय अब आप नीचे आ गए हैं, 15-16 मेंबर पे आ गए हैं। आपने अब तक 2 हफ्तों से ज़्यादा हो गए कोई कमेटी नहीं बनाई
कोई उसकी अपना इजलास नहीं बुलाया। दूसरा, उनको कहा जा रहा है कि जी इतने अख्तियारात देने के बावजूद इमरान खान की तरफ से आपने कोई इमरान खान की रहाई के लिए कुछ नहीं किया। तो कोट एंड कोट उनका जवाब हमने अंदर से ये आया है, जो इतलात बता रही हैं, मेरी ख़बर ये बता रही है, उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि मैं घोड़े पे सवार होकर तलवार लहराता हुआ अडयाला जेल का दरवाज़ा तोड़ दूँ? तो ऐसा नहीं हो सकता। अब कई हवालों से कहा जा रहा है कि जी असल मुश्किलात है कि लोगों को कैसे इकट्ठा किया जाए। देखिए, हम ना जो ज़मीनी हक़ाइक़ बता रहे हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद, इतने एहतजाज होने के बावजूद 26 नवंबर को कुछ नहीं हो सका। अब कहा जा रहा है कि 20 से 30 हज़ार आदमी इकट्ठा करने का जो बुनियादी तौर पे इशारा दिया गया था वो इकट्ठा नहीं हो रहा, लोग नहीं आ रहे, लोग इख्तलाफात भी हैं, प्लस ये है कि लोग अब डरे भी हैं कि सज़ाएँ दी गई हैं। और बैरिस्टर गौर का कहना था कि हुकूमत की तरफ से कोई से लोग, आप समझते हैं कि केपी से तो आ जाएंगे, क्योंकि केपी में जिस तरह से सीएम बड़े एक्टिवली काम कर रहे हैं और वो मुश्किलात भी नहीं है। पंजाब में तो हम देखते हैं कि यहाँ से मारकुटाई भी बहुत होती है, जब 26 नवंबर के सारे मामला बने थे। सो यहाँ पे सख्तियाँ भी तो उस तरीके से हैं। सो आप क्या समझते हैं कि वहाँ से कुछ ऐसी मूवमेंट हो सकती है? देखिए, अब ख़बर यह है कि अटक से इस तरफ जब आना शुरू करेंगे तो इंतहाई सख्त मुज़ाहमत का उनको सामना करना पड़ेगा। और यहाँ जो इत्तलात हैं, एक तो ओपनली राना सनाउल्लाह कह चुके हैं, आके देख लें, फिर आपको बताएंगे कि 26 नवंबर से ज़्यादा बुरा असर करेंगे। यही तलाल चौधरी साहब भी बात करते हैं, जो स्टेट मिनिस्टर हैं दाखिला के, और बाकी लीडरशिप यही करती है। लेकिन ये बात अपनी जगह पे तय है, हम ना इसमें कोई ख़बर वाली बात नहीं है कि ये जब आएंगे तो बहुत ही सख्त किस्म का वो एक्शन होगा गवर्नमेंट की तरफ से। और किसी सूरत में भी इस्लामाबाद तो क्या पहले तो था कि जी 22 नंबर आखिरी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, 24 नंबर चुंगी पे मैं चाहूँगी उस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से जो हम देखते रहे कि उनको बरी कर दिया गया, बाकी जो हम देख रहे हैं सियासी कैदी हैं उनको सज़ाएं सुनाई गई हैं। शाह साहब कोई अब आने वाले वक्तों में आप उनका कोई रोल देख रहे हैं कि वो किस तरीके से लेकर चलेंगे, या उनका बाहर आना, इसके पीछे क्या आप साइंस समझ रहे हैं? जी आमना, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखें, ये शाह महमूद कुरैशी के बारे में कहा जा रहा है कि 1-2 और केसेस हैं उनके ऊपर जिनके बारे में इतलात हैं कि वहाँ से भी उनकी राय हो जाएगी, फिर वो जेल वापस बाहर आ जाएंगे। उसके बाद ये तय किया गया है कि जो ख़बरें अंदर से आ रही पीटी के अंदर से, कि ये जो काम कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब और मुफ्ती अपना मौलवी महमूद साहब कर रहे हैं, इमरान इस्माइल साबिक गवर्नर वो कर रहे हैं, उसमें अब शफकत महमूद भी शामिल हो गए हैं, असद उमर भी हैं, कुछ और लोग भी आ गए हैं। तो वो उनका ये ख्याल है कि वो आएंगे तो इनसे रब्ता करेंगे और बुनियादी तौर पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाएगा कि हार्ड लाइनर को कि भाई अगर तो आप समझते हैं कि ये आप इस लड़ाई से जो करके आप देख चुके हैं, सारे हरबे इस्तेमाल कर चुके हैं, लोग बाहर नहीं निकल रहे, बाहर निकलते हैं तो उनको दबा दिया जाता है। सियासी रास्ता निकालने के लिए ज़रूरी है कि बातचीत का दरवाज़ा खोला जाए। लेकिन हम ना दूसरी तरफ से जो आवाज़ें आती हैं वो ये भी हैं कि अब इन हालात में क्या हो सकता है, इमरान खान तो कोई बात नहीं मानेंगे। सोशल मीडिया पे आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब खामोश हो जाएंगे? कभी खामोश नहीं होंगे। सोशल मीडिया को लगाम दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, नतीजतन सूरत हाल ख़राबी की तरफ जाएगी। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो शुरू में कहा गया था कि इमरान खान साहब खामोश हो जाएँ तो बनी गाला उनको पहुँचा देंगे, उनकी बेगम को भी, तो सूरत हाल ठीक हो जाएगी। लेकिन वहाँ से जो ख़बरें आती हैं और जो जिस दिन उनको सज़ा हुई है वो जो सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई है तोशा खोना 2 में सज़ा के बाद, तो लगता नहीं है। एक तरफ पार्टी के संजीदा तबके भी हैं और बाकी सियासी लोग जिनको शामिल किया। देखें ना, हुआ क्या है कि पार्टी के अंदर आज भी इख्तलाफात हैं कि लीडर ऑफ दी ओपोजिशन आपने बाहर से बनाया असम्बली में और सेनेट में बाहर से बना दिया चकदई साहब और इस तरह अल्लामा नासिर साहब, वो तो इनफेक्टिव हैं, वो बंदों को इकट्ठा नहीं कर सकते। पार्टी के अंदर जो सूरत हाल है वो इख्तलाफात है। तो शाह साहब अगर बाहर आ भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आप समझते हैं कि कुछ गुंजाइश निकलेगी? नहीं, हमने कुछ नहीं फ़र्क लगेगा। उसकी दूसरी वजह है कि पीपल्स पार्टी PMLN कतई तौर पे नहीं चाहते कि ये 16 सफाई वाला मामला हो। ये मुझे कहने में कोई यार नहीं है, इसलिए कि उनकी हुकूमत जाती है, वो ज़ाहिर है सियासी तौर पे वो बेनिफिशरी हैं सारे सिस्टम के, तो उनको सपोर्ट भी इस्टेब्लिशमेंट के, तो इन हालात में नहीं लगता। हाँ, एक चीज़ है कि बिल्कुल ही 180 डिग्री टर्न लेके इमरान खान साहब खामोश होकर बैठ जाएँ और वो कहेंगे जी ठीक है, ये पूरी आप टर्न कर लें, उसके बाद हम देखेंगे। जो कहा जा रहा है, एक दफ़ा सजेशन फिर दी गई है कि इनको आप 3-4 साल पूरे करने दें या मिड टर्म इलेक्शन भी करवा सकते हैं, वो आपका रवैया देखते हुए। अगर आप रवैये में तब्दीली लाएंगे तो मामला जो है ना वो ठीक हो सकते हैं, फिर अगली दफ़ा इलेक्शन में आपको हम दोबारा से ला सकते हैं। लेकिन हम ना, मुझे ज़ाती तौर पे भी और मेरी अंदर की इत्तलात भी ये है कि ऐसा दूर दूर तक मुमकिन नहीं है। नतीजतन ये स्टेलमेट रहेगी, ये सियासी तौर पे जो हम दर्जा हरारत देखते हैं ये बढ़ता रहेगा। लेकिन ये जो आदाब पीपल्स PTI सड़कों पर ला के अपने अचीव करना चाहती है वो भी पूरे होते नजर नहीं आते। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब, आपके थॉरोली इस एनालिसिस का। ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस मज़ीद खबरें शामिल करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। भारत की आलमी दहशतगर्दी पर एक बार फिर संगीन सवालात उठने लगे हैं। बांग्लादेश में तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल ने खित्ते को हिलाकर रख दिया है। उस्मान हादी की शहादत के बाद नौजवान सियासी रहनुमा हसनात अब्दुल्ला को भी जान से मारने की खुली धमकियां दी गई हैं। ये धमकियां भारतीय फौज के साबिक मेजर और एक साबिक कर्नल की जानिब से सामने आई हैं। दुनिया भर में टारगेट किलिंग करने वाले खुफिया भारतीय नेटवर्क पर पहले ही उंगलियां उठ रही हैं। अब हम जो सारी सूरत हाल देख रहे हैं उसके बाद क्या आलमी बरादरी इसका नोटिस लेगी, क्योंकि हम स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भारत का वतीरा बनता चला जा रहा है और इसके जो रिपरकशंस हैं वो काफ़ी ख़तरनाक है, नताइज निकल सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए तारिक हबीब साहब सीनियर एनालिस्ट और जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ पर कि अभी वहाँ की मौजूदा सूरत हाल के बारे में अगर हम बात करें, आप एस्केलेशन, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से भी, अगर आप भारतीय मीडिया को फॉलो कर रहे होंगे, वहाँ से भी देख रहे होंगे कि किस तरीके के बयानात आ रहे हैं या किस तरीके से रिपोर्ट किया जा रहा है इन सारे मामलात को। तो आप क्या सिचुएशन आगे बनते हुए देख रहे हैं और इसमें जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनकी कॉम्पिटेंस पे भी क्या सवालात उठ रहे हैं? देखिए, हमने ये इंटरिम गवर्नमेंट की कॉम्पिटेंस का सवाल नहीं है। यहाँ पे अहम चीज़ ये है कि इससे पहले, यानी जब माजी में जो सिचुएशन थी, हसीना वाजिद की हुकूमत 15 साल से भारतीय पपेट का रोल प्ले कर रही थी और भारत की ये कोशिश थी कि किसी भी तरीके से अपनी इस कठपुतली हुकूमत के ज़रिए वो बांग्लादेश को कंट्रोल करता रहे। इब्तदा में उसे कामयाबियाँ हुई और वो इस इंतहा तक गया कि उसने जो अपने मुखालफीन थे उनका कला कमा जो है वो जो उसकी पपेट गवर्नमेंट थी उसके ज़रिए करवाया, ताकि उसके ऊपर इल्ज़ाम भी ना आए और वो अपने मुखालफीन को भी जो है वो रास्ते से हटाता चला जाए। हुआ ये कि ये जो मॉनसून रेवोल्यूशन था, ये जब सामने आया तो इसने सबसे पहले भारत की राह में मुज़ाहमत खड़ी की और इसको एक दफ़ा फिर ताकत से कुचलने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से ये पूरे मुल्क में इनकलाब फैल गया और इसका रिएक्शन इतना ज़्यादा था कि ये अपने साथ हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को बहा कर ले गया। ये तो था एक छोटा सा उसका इब्तदाई तारुफ। अब देखिए, हुआ ये कि भारत फौरी तौर पे रद्द अमल के मोड में आ गया था। उसने सबसे पहले जो है वो तिजारती रवाबित ख़त्म किए, सरहदें बंद की, उसने बांग्लादेश के रास्ते में हर वो रुकावट खड़ी की जिससे बांग्लादेश को बैकफुट पे धकेला जा सके। अब यहाँ देखें कि जो निगरान हुकूमत है, ये इसकी काबिलियत ही थी कि उसने किसी भी तरीके से भारत के दबाव में आने से इनकार कर दिया। भारत ने ज़मीनी तिजारत मुअत्तल की, भारत ने वीज़ों पर पाबंदी आयद कर दी, भारत ने जो बांग्लादेशी वहाँ पर मेडिकल वीज़ाज पर थे उन्हें वापस भेज दिया, भारत ने जो इनकी सबसे अहम जो एक छोटी सी पट्टी है उसे चिकन नेक कहते हैं, वो तकरीबन 22-24 किलोमीटर की है, वहाँ से बांग्लादेश और नेपाल के दरमियान ज़मीनी तिजारत होती है, जिसके लिए बांग्लादेश को 22 से 24 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। भारत ने वो भी बंद कर दी। अब भारत की कोशिश ये रही कि किसी भी तरीके से बांग्लादेश के साथ ना सिर्फ खुद रवाबित ख़त्म किए जाएं, बल्कि दीगर जो ममालिक हैं जिन पर दबाव डाला जा सकता है, जिन पर जो है वो ज़मीनी रास्तों के ज़रिए तंगी लाई जा सकती है, वो रास्ते बंद करके बांग्लादेश को दबाव में लिया जाए। आप ये देखें कि ये इस निगरान हुकूमत की जो है वो हम ये कह सकते हैं कि इस्तकामत ही थी कि ये ना सिर्फ भारतीय दबाव को मुस्तरद करते रहे, बल्कि इसके बरक्स इन्होंने ओपनली सफारती और तजारती रवाबित पाकिस्तान और चीन के साथ बनाने शुरू कर दिए। अब ये वो नुक्ता है जो भारत के लिए मौत का बायस बना हुआ है। भारत को इसमें अपनी मौत नजर आ रही है। भारतीय मीडिया की जब हम बात करते हैं तो भारतीय मीडिया बेसिकली कंट्रोल्ड मीडिया है और वो मीडिया मुकम्मल तौर पे अपनी गवर्नमेंट की हिमायत करता है। हम ये चीज़ें जो है वो इससे पहले जब भारत के हमारे साथ मामलात ख़राब रहे और जंग हुई एक, तो उसमें भी हमने मीडिया को देखा कि कभी वो लाहौर का जो है वो बंदरगाह फतह कर रहा था, यानी वो जिसे कहते हैं बावला हो जाना, सेंसलेस हो जाना। तो भारतीय मीडिया अपनी हुकूमत की हिमायत में इस दर्जे पर चला जाता है और ये सिर्फ मैं या आप नहीं कह रहे, ये जो आगे भारतीय आवाम भी इसी अभी जो सिचुएशन हमें बनती हुई दिखाई दे रही है, फरवरी तो बिल्कुल 2026 में इन्होंने अनाउंस किए हुए इलेक्शन, तो बिल्कुल सर पर खड़ा है। तो अब ये सारी सूरत हाल देखते हुए जो वहाँ पे हम सिचुएशन देख रहे हैं कि कारकुन सड़कों पर हैं
उसके बाद एक के बाद दूसरे कारकुन को भी कत्ल करने की धमकी, एक लीडर को कत्ल करने की धमकी। तो उसके बाद आप किस हद तक देख रहे हैं कि ये इलेक्शंस को भी सारी प्रोसेस को सबूटाज कर सकता है भारत? और साथ ही साथ ये कहिएगा, ये जो हमने देखा कि भारत की जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की एक पॉलिसी है, इससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कनाडा, उसके बाद अब हम बांग्लादेश भी देख रहे हैं, ये तमाम ममालिक अफेक्टेड हैं। तो ये मिलके कोई कोऑर्डिनेटेड एक ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं कर सकते कि सख्त एक्शन लिया जाए इस मुल्क के खिलाफ, कि जो हम देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में इन्वॉल्व है? देखिए, हमने ये भारत का ये जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, इसके हवाले से पूरी दुनिया जानती है और इसके बारे में पाकिस्तान और जो दीगर पड़ोसी ममालिक हैं वो इंटरनेशनल फोरम्स पर आवाज़ उठाते रहते हैं। इसमें एक आवाज़ का और इजाफा हुआ और बांग्लादेश भी शामिल हो गया। बल्कि बांग्लादेश में उस्मान हादी की शहादत के बाद जो एक लहर उठी है, उस लहर को सारी दुनिया देख रही है और उस लहर को इंटरनेशनल मीडिया पूरी तरह कवर कर रहा है। तो ये पूरी दुनिया तक ये बात जा रही है कि ये भारत का किया धरा है और भारत इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो जारी रखता है। और भारत की मौजूदगी खित्ते में, इसकी मोदी हुकूमत की मौजूदगी जो है वो बुनियादी तौर पे इस खित्ते के लिए खतरे का बायस है। अफगानिस्तान में उसकी इस तरह की कार्रवाइयाँ, पाकिस्तान के साथ उसका इसी तरह का टकराव है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, गर्ज आप किसकी भी मुल्क का नाम लें, रियासत का नाम लें, भारत की वहाँ पर इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब जो आपने इलेक्शन की बात की, देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, यह खबर भी आपके लिए होगी जी। जो बांग्लादेशी थिंक टैंक्स थे वो बांग्लादेशी इंटेलिजेंस को कोट करते हुए ये कहते हैं कि भारत ने, जब ये रेगुलेशन मुकम्मल हुआ था, भारत को जब शेख हसीना वाजिद की शिकस्त नजर आ गई थी, तो उसने बड़ी तादाद में अपने जो एजेंट्स थे रॉ के नेटवर्क के जरिए उन्हें वहाँ पे जो पहले से प्लांटेड थे, जो काम कर रहे थे शेख हसीना वाजिद के साथ, उन्हें एक्टिव किया था। और उसके बाद इन्होंने जो है वो, जब वो हुकूमत यहाँ से चली गई तो उन्हें ये कहा कि आप BNP ज्वाइन कर लें, यानी जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है खालिदा जिया की। तो बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो BNP में आ गए थे, क्योंकि उन्हें अपना बचाव भी नजर आ रहा था। और सेकंड ये कि उन्होंने अवामी लीग का जो सर्वाइवल है वो इस टाइम ये नजर आ रहा था कि किसी तरीके से BNP में शामिल होकर बचत की जाए और उसके बाद फिर रेजिस्टेंस की जाए। अब हुआ ये कि जब ये हालात खराब होना शुरू हुए तो आप ये देखें कि BNP ने ऑपरेशन क्लीन अप किया, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने, खालिदा जिया ने ऑपरेशन क्लीन अप करवाया। वो बहुत सख्त तालील है। उनकी जगह पे तारिक रहमान एक्टिंग चेयरमैन के तौर पे पार्टी को देख रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तारिक रहमान की हिदायत पर एक्शन किया गया और 7,000 कारकुनान, जिनके ऊपर तारिक रहमान ने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कहा कि ये भत्ताखोरी में, अगवा में और इस तरह के संगीन जराइम में मुलव्विस थे। और ये बात है, ये जो रेजिस्टेंस वहाँ क्रिएट हुई थी, शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा हुआ था, उसके बाद का ये टेनोवर है। तो तारिक रहमान ने BNP के जिम्मेदार के तौर पे वहाँ से ये जो 7,000 कारकुनान थे इनको निकाल दिया अपनी तंजीम से। और ये वो थे जो किसी ना किसी हवाले से भारत के लिए हमदर्दी रखते थे और भारतीय जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं उनकी हिमायत करते थे और उनके साथ राब्तों में थे। ये नुक्ता मैंने इसलिए बताया, देखिए हम ना अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं, तो जो बांग्लादेश में रुझान है उसको हर सियासी बंदा बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है। वो ये जानता है कि अगर भारत की हिमायत किसी भी दर्जे पर की गई, किसी भी दर्जे पर, तो हालात तो वो वहां से क्लीन किक आउट हो जाएंगे, उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। सियासी तौर पर भारत की हिमायत करना उनकी मौत होगी। थैंक यू सो मच तारिक हबीब साहब फॉर योर इनसाइटफुल एनालिसिस। आगे बढ़ते हुए सोलर सार्फिन के हवाले से खबर है कि हम देख रहे हैं कि मुल्क में सोलर सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी अक्सर बदल दी गई है। जहाँ पहले सारिफ फी यूनिट तकरीबन 26 रुपये का फ़ायदा ले रहा था, अब वो सहूलत ख़त्म की जा रही है। नई पॉलिसी के तहत नेट मीटरिंग की जगह नेट बिलिंग निज़ाम मुतारिफ होगा। सोलर यूनिट की नई कीमत तकरीबन 11 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर की जा रही है। मुआहदे की मुद्दत 7 साल से कम करके 5 साल की गई है, जबकि 25 किलो वाट के लिए नेपरा लाइसेंस की नई शर्त और इजाफी पाबंदियाँ भी शामिल कर रही है। अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत सोलर की हौसला अफजाई करते करते हौसला शिकनी करती हुई दिखाई दे रही है, और इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, इसी पर बात करने के लिए वकास मूसा साहब, चेयरमैन पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये कहिएगा कि नेपरा जैसे कह रही है कि नेट मीटरिंग नो कंज्यूमर्स पर हम देख रहे हैं ₹2 पर यूनिट है, ये इम्पोज करने जा रही है, और ₹11.30 हम देख रहे हैं पर यूनिट ग्रॉस बायबैक तजवीज़ किया गया है।
तो आप समझते हैं कि ये एक फेयर बैलेंस है बेसिकली जो नॉन सोलर कंज्यूमर्स हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी, और साथ ही साथ ये जो रूफटॉप हम देख रहे हैं सोलर की इंकरेजमेंट के हवाले से, या आप समझते हैं कि नहीं ये बिल्कुल डिस्करेज किया गया है सोलर को? अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने मुझे बुलाया है। बिल्कुल आपने जिस तरह से बताया कि ये पॉलिसी चेंज की तरफ लेके जा रहे हैं, अगर इसको एक मिनट थोड़ा पीछे हट के देखें ना, तो जो मसला है वो ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट हमारी या पावर मिनिस्ट्री जो है वो घबराए हुए हैं, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि सोलर बहुत ज़्यादा आ गया है और उसकी वजह से जो डिस्कोज़ हैं, जो हमारे डिस्कोज़ हैं उनके रेवेन्यू में कमी आ रही है। तो जब आप रेवेन्यू में कमी को देखते हैं तो उसमें देखें दो तरीके हैं। एक वो इंग्लिश की होती है कि इट्स नॉट द साइज़ ऑफ द स्लाइस बट इट्स द साइज़ ऑफ द केक। मसला ये है कि हमारी जो हुकूमत है वो क्योंकि शॉर्ट टर्म चीज़ें देखते हैं या वो इसको इस तरह से लेते हैं, तो वो ये देख रहे हैं कि एक छोटा सा केक है, उसमें से अब सोलर ने भी अपना पीस ले लेना है और हमारे पास रेवेन्यू नहीं बचेगा क्योंकि डिस्कोज का रेवेन्यू जा रहा है। तो इस वजह से वो घबरा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि किसी तरह से सोलर को रोको, सोलर को कम करो। उसमें बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो कि इस तरफ अगर आप देखें तो वो आजकल जो है जैसे टैक्स सोलर पैनल्स पे लगाया गया, ये जो नेट मीटरिंग नेट बिलिंग वाली जो पॉलिसी है ये भी तकरीबन पिछले 1 साल से डिस्कस हो रही है। हमने 12 जो है अपना फीडबैक भी इनको दिया है कि जो आप पॉलिसी लेके आ रहे हैं ये ना मुल्क के लिए बेनिफिशियल है, ना इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल है, ना हमारे माहौल के लिए बेनिफिशियल है और ना हमारे लोगों के लिए बेनिफिशियल है। पाकिस्तान का इस वक्त जो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो तकरीबन 600 किलोवाट आवर पर पर्सन पर ईयर है, यानी एक आम पाकिस्तानी सिर्फ 600 यूनिट पूरे साल में इस्तेमाल करता है। ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है, 1-2 साल पुराना है, ये वर्ल्ड बैंक की स्टेटिस्टिक्स आप गूगल पे जाके देख भी सकते हैं। जबकि दुनिया की एवरेज 3000 है, तो आप समझ लें पाकिस्तानी एक एवरेज पाकिस्तानी जो है उसके पास 5 से 6 गुना कम इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और हम इस बात पे लड़ रहे हैं कि नेट मीटरिंग का कस्टमर जो है वो जब बिजली देता है तो जो लेस्को का बिल कम हो जाता है, तो इसकी वजह से लेस्को परेशान हो रहा है। तो आप ये क्यों नहीं देखते कि उन जगहों पे बिजली पहुंचाएं जहाँ पे अभी बिजली पहुंचाई नहीं गई, और वहाँ पे जो फ़ायदा होगा उससे आपका जो है बिल की रिकवरी और जो रेवेन्यू की रिकवरी बड़े आराम से हो सकती है। शर्त यह है कि आप रिकवरी अच्छी करें, शर्त यह है कि आप प्राइसिंग अच्छी करें, तो इस तरह से काम हो सकता है। तो एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं देना चाह रहा था कि स्पेसिफिकली तो ये जो अभी हम देख रहे हैं कि बेसिकली गवर्नमेंट को जो थ्रेट दिखाई दे रहा है ग्रिड की स्टेबिलिटी के हवाले से कि हम देख रहे हैं कि सीजनल डिमांड भी कम है, उसके अलावा बढ़ते हुए जो सोलर की तरफ रुझान है, अब ये जो गवर्नमेंट करने जा रही है इससे आप समझते हैं कि जो ऑपरेशनल रिस्क हैं ये ग्रॉस मीटरिंग से अगर हम देखते हैं कि ये इस पर स्विच करना ये ख़त्म कर सकता है? जी, शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब है अगले 6 महीने से लेके साल, 1.5 साल, 2 साल की अगर हम बात करें ना तो डेफिनेटली ख़त्म करेगा, क्योंकि नेट मीटरिंग जब डिस्करेज होगी तो लोग कम सप्लाई ग्रिड पे देंगे और उससे जो है वो ग्रिड को स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन ये एक बहुत शॉर्ट टर्म और बहुत मायोपिक या शॉर्ट टर्म विजन है, इसमें हम आगे नहीं देख रहे। 3 या 4 साल बाद हो सकता है मैं आपके प्रोग्राम पे फिर बैठा हूँ और हम यही चीज़ डिस्कस कर रहे हो कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई थी 2025 और 2026 में, उसकी वजह से ग्रिड को नुकसान क्या हुआ। ग्रिड को नुकसान क्या हो रहा है, गवर्नमेंट अपने हाथ से कह रही है, अपने मुंह से कह रही है कस्टमर्स को कि आप बैटरी लगा लें, क्योंकि जब आपको 1 यूनिट के ऊपर 10 रुपए की कॉम्पनसेशन मिलेगी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 1 यूनिट वापडा से ख़रीदा तो वो आपको 50 रुपए का पड़ा, जो कि हमारा रेट है तकरीबन 42-43 प्लस टैक्सेस, बल्कि 50 भी मैं कम बता रहा हूँ, ये 55-60 तक भी चला जाता है। तो उस 1 यूनिट को बराबर करने के लिए एक नए नेट मीटरिंग सारिफ को 5 से 6 यूनिट सप्लाई करने पड़ेंगे। तो आप देखिए ना, कोई भी बिजनेस, ऐसा कौन सा बिजनेस होता है जिसमें एक चीज़ 10 रुपए का खरीद के आप उसको 50-60 रुपए की बेच रहे हो। तो यही चीज़ हम इनको समझा रहे हैं कि आप जो पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ नहीं है कि पॉलिसी चेंज ना करो। हम ये नहीं कह रहे कि ये पॉलिसी आ गई तो बस अब पत्थर की लकीर है। हम ये कह रहे हैं कि पॉलिसी को सेंसिबल तरीके से चेंज करें, ऐसे चेंज करें कि अगले 5 साल, 6 साल, 10 साल की ट्रेंड्स को देखते हुए हम कुछ इस तरह की पॉलिसी बनाएं जिसमें विन विन सिचुएशन पैदा हो सके, जिसमें हम पाकिस्तान की आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सके। जो खुशकिस्मती है हमारी सोलर की कि हमारी पाकिस्तान में सूरज की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। एक पॉइंट और सॉरी मैं साथ में ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार जो है ना हमें ये एक मिलता है कि इससे जो है अदल या इंसाफ होता है, तो उसके बदले जब वो कहते हैं कि 10 रुपीज़ का यूनिट हम लेते हैं तो वो कहते हैं जी हम IPP से भी 10 रुपीज़ का यूनिट खरीदते हैं, तो इसलिए जो है हमें ये यूनिट जो है 10 रुपीज़ से कस्टमर से भी ख़रीदना है। तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि सर आप थोड़ा सा अपना जो है वो यानी पूरा फुल पिक्चर की बात करें। देखें IPP को बेशक कुछ IPPs को 10 रुपीज़ का इससे कम का भी रेट मिलता है, एक एवरेज जो रेट है,
लेकिन आपने आईपीपी के साथ 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 साल में रिकवर होती है। उस पर उसको कंसेशनल बेसिस पे लोन्स मिलते हैं, 80% जो है ना वो लोन से फाइनेंस होता है, उसको कंसेशनल ज़मीन मिलती है। उसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट इतना सख्त होता है कि अगर किसी वजह से आप उससे बिजली ना ले सके तब भी आपने उसको पैसे देने। बिल्कुल ऐसे, और अगर वो प्रोड्यूस ना करें, ऐसे केसेस भी सामने हैं, तब भी उनको पे करना पड़ता है। बिल्कुल, तब भी उनको पैसे देने पड़ते हैं। जबकि जो नेट मीटरिंग सारिफ है वो तो बेचारा मजलूम है, वो अपने घर के ऊपर अपनी छत कुर्बान करके आपको सोलर लगा के दे रहा है, इन्वेस्टमेंट सारी उसकी है। थैंक यू सो मच वकास मूसा साहब इस पर बात करने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।